Hello everyone, welcome back to Calibrate Physics. In this video, you all can continue solving exercise questions 26 to 35 from Geometrical Optics topic of H.C. Verma. Okay, so let's have a look at the questions now. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 26. An optical fiber of refractive index 1.72 is surrounded by a glass coating of refractive index 1.5. Find the critical angle for total internal reflection at the fiberglass interface. So critical angle के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. Sin of critical angle is mu rarer upon mu denser. यहाँ पे mu rarer मतलब glass coating का refractive index which is 1.5 and mu denser मतलब optical fiber का refractive index which is 1.72. So इसको 150 upon 172 लिख सकते हैं. So this will be 75. 2 से डिवाइड कर दो upon 86. That means sin C is 75 upon 86, जो कि एक नॉन स्टैंडर्ड एंगल है. तो क्रिटिकल एंगल को साइन इनवर्स ऑफ 75 upon 86 इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके. Question 27. A light ray is incident normally on the face AB of a right angle prism of refractive index 1.5. ये prism ABC दिया हुआ है as shown in the figure. What is the largest angle phi for which the light is totally reflected at the surface AC? तो surface AC मतलब ये वाले surface पे TIR होना चाहिए. That means ये surface पे जो angle of incidence होगा, ये वाला angle, ये एंगल कितना होगा? हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल और ये सरफेस इसके बीच में एंगल 5. दैट मींस हॉरिजॉन्टल एंड नॉर्मल टू दैट सरफेस, ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस 5 होगा. और अगर यहाँ पे TIR होना है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. दोनों साइड साइन अप्लाई कर दो. Sine of 90 minus 5 should be greater than sine of critical angle because sine is an increasing function, right? तो अगर एंगल बड़ा होगा और वो अगर एक्यूट एंगल है तो उसका साइन भी बड़ा होगा. Sine of 90 minus 5 मतलब cos phi. This should be greater than sine of c. And sine of c मतलब mu rarer upon mu denser मतलब 1 upon 1.5, right? यहाँ पे 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं. That means cos phi will be greater than 2/3. ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट? और cos जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. तो अगर cos phi greater than 2/3 है, that means phi will be less than cos inverse of 2/3. That means cos inverse of 2/3 is the largest possible angle for which TIR takes place, right? Question number 28. Find the maximum angle of refraction when a light ray is refracted from glass mu equals to 1.5 to air. So मान लेते हैं ग्लास और एयर को सेपरेट करने वाला ये इंटरफेस है. ये ग्लास का मीडियम है विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 और ये एयर का मीडियम है विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1. और यहाँ पे रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर ट्रेवल कर रही है. तो इस केस में रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गए उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा. और मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्रीज तक पॉसिबल है. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया उसके बाद TIR हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे फाइनल आंसर फॉर मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज होगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 29. Light is incident from glass of refractive index 1.5 to air.
sketch the variation of angle of deviation del with the angle of incidence for I between 0 to 90. तो यहाँ पे जब ग्लास से एयर लाइट रे ट्रेवल करेगा, ये डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रहा है, तो इसको अपन दो केसेस में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हुआ तो रिफ्रैक्शन होगा, और इस केस में जो डिविएशन होगा, एंगल ऑफ डिविएशन, फर्स्ट केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन r माइनस आई के इक्वल आ रहा है. ऑल्सो यहाँ पे जब i 0 के इक्वल होगा उस केस में r भी 0 के इक्वल हो जाएगा, रे सीधी निकल जाएगी अलोंग दी नॉर्मल, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन भी 0 हो जाएगा. बट जब i क्रिटिकल एंगल c के इक्वल होगा तो इस केस में r 90 डिग्रीज के इक्वल होगा एंड करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डिविएशन विल बी 90 माइनस c. सो केस 1 में अपन रिफ्रैक्शन अज्यूम कर रहे हैं और यहाँ पे इक्वालिटी भी ले लेंगे, लेस देन या फिर इक्वल्स टू c. इक्वल्स टू c में भी जस्ट रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, राइट. तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा फॉर एंगल ऑफ डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तब एंगल ऑफ डिविएशन भी 0 होगा, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हुआ तो एंगल ऑफ डिविएशन 90 माइनस सी, रेडियंस में पाई बाई 2 माइनस सी हो जाएगा. और ये ग्राफ के एंड पॉइंट्स होंगे. इसके बीच में ग्राफ कैसे वेरी करेगा उसके लिए एंगल ऑफ डिविएशन एज अ फंक्शन ऑफ आई हमें लिखना पड़ेगा. ये वाले इक्वेशन में एंगल ऑफ डिविएशन में आई और आर दोनों आ रहे, तो आर को आई के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए स्नेल्स लॉ यूज कर लेंगे. म्यू ऑफ ग्लास 1.5 into sin of I equals to mu of air into sin of R. तो R को sin inverse of 1.5 times sin of I लिखेंगे और R की ये वैल्यूज इक्वेशन में डाल दो, तो उससे डेल प्योरली इन टर्म्स ऑफ I मिल जाएगा, राइट. sin inverse of 1.5 sin I minus I. बट ऑब्वियसली ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, इसका ग्राफ प्लॉटिंग खाली इक्वेशन को देख के करना पॉसिबल नहीं होगा. बट इस इक्वेशन को अगर अपन किसी ग्राफ प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर में डालते तो उस केस में हमें इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ मिल जाएगा जो कि लगभग ऐसे शेप का होगा. ओके, तो ग्राफ का ये शेप कैसे आया, इस इक्वेशन की मदद से. एंड ये ग्राफ तभी एप्लीकेबल होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा. दिस इज द केस फॉर रिफ्रैक्शन. ओके, ऑल्सो ग्राफ में ये जो c होगा इसकी वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं. साइन ऑफ c विल बी म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, मतलब 1 अपॉन 1.5 मतलब 1 अपॉन 3/2. तो c विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2/3. ओके, अभी सेकंड केस में अगर अपन i को ग्रेटर देन c अज्यूम करते तो इस केस में TIR होगा एंड रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ डिविएशन is given by 180 degrees minus 2i, या फिर रेडियंस में पाई माइनस 2i लिख सकते हैं, राइट. क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होगा उस केस में अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम i के इक्वल होगा. और यहाँ पे ओरिजिनल पाथ से जो डिविएशन होगा वो ये वाला एंगल होगा विच इज पाई माइनस 2i. तो यहाँ पे डिविएशन वर्सेस i के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, straight line with negative slope -2 and y intercept pi. और ये वाला जो इक्वेशन है ये i ग्रेटर देन c के लिए एप्लीकेबल होगा, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं i को c से अगर जस्ट बड़ा मानूं, इफ i इज इक्वल्स टू c प्लस मतलब जस्ट c से बड़ा, तो उस केस में जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो पाई माइनस 2c हो जाएगा. दैट मीन्स जैसे ही ग्राफ c से राइट में जाएगा एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस सी से जंप करके पाई माइनस सी हो जाएगी एंड ग्राफ की शुरुआत ये वाले पॉइंट से होगी. बट ये वाला पॉइंट जो है वो रिफ्रैक्शन वाले ग्राफ पे था यहाँ पे, तो TIR वाले ग्राफ में ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसके जस्ट राइट से ग्राफ शुरू होगा और वो नेगेटिव स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन होगा एंड फाइनली जब I 90 डिग्रीज के इक्वल होगा या फिर पाई बाई 2 के इक्वल होगा उस केस में डेल भी 0 हो जाएगा. I equals to pi by 2 will be the maximum possible value of I.
राइट, उसको अपन ग्रेजिंग इंसिडेंस जैसा मान लेंगे। ये 90 डिग्रीज का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो उस केस में एंगल ऑफ डिविएशन 0 हो जाएगा, तो ग्राफ यहाँ पे एंड हो जाएगा। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर ग्राफ फॉर एंगल ऑफ डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्राफ का ये वाला पार्ट रिफ्रैक्शन के लिए होगा फॉर आई लेस देन और इक्वल्स टू सी, और जैसे ही आई ग्रेटर देन सी होगा उस केस में टी आई आर होगा, एंड टी आई आर के केस में ग्राफ इस तरीके से वेरी करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। Light is incident from glass of refractive index 1.5 to water of refractive index 1.33. Find the range of the angle of deviation for which there are two angles of incidence. तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 29 में हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था उसका यूज कर लेते। क्वेश्चन नंबर 29 पे अपन ने एंगल ऑफ डिविएशन वर्सेस आई ये वाला ग्राफ प्लॉट किया था। सो 0 से क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्शन होगा और वहां पे ग्राफ का कुछ ऐसा शेप आया था, राइट। एंड जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा ग्राफ यहाँ पे जंप करेगा। ये वाला एंगल पाई बाई 2 माइनस सी था एंड ये वाला एंगल पाई माइनस सी होगा, और यहाँ से टी आई आर वाला ग्राफ होगा एंड टी आई आर के लिए डिविएशन का ग्राफ ऐसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, राइट। ये अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, ऐसा ग्राफ आ रहा था एंड दिस इज पाई बाई 2। यहाँ पे सवाल में पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन फॉर विच देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। सो अगर मान लो एंगल ऑफ डिविएशन ये रेंज में रहा, ये वाले रेंज में अगर मैं कोई भी एक पॉइंट चूज करता हूँ फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ डिविएशन, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमें निकालना है तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। ये वाला पॉइंट पॉइंट 1 एंड ये वाला पॉइंट पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 के करस्पॉन्डिंग हमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा जो कि रिफ्लेक्शन का केस होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें del1 डिविएशन दे रहा होगा, एंड पॉइंट 2 से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा जो कि टी आई आर का केस होगा, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमें सेम del1 डिविएशन दे रहा होगा, राइट। दैट मीन्स अगर डिविएशन 0 से पाई बाई 2 माइनस सी के बीच में होता है तो इस डिविएशन के करस्पॉन्डिंग हमें दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएंगे, राइट। और यही हमें फाइंड करना था, यही कंडीशन फॉर विच देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, डेल इज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 माइनस सी, बोथ इंक्लूसिव, क्योंकि इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस सी भी रिफ्रैक्शन वाले ग्राफ पे अज्यूम करेंगे, राइट। तो इस केस में भी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिल जाएंगे, एक क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा और एक ये वाला एंगल होगा जो टी आई आर वाले ग्राफ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31, लाइट फॉल्स फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 टू एयर, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ डिविएशन इज 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे लेट्स से दिस इज द इंटरफेस, ये 1.5 और ये 1। तो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। साइन ऑफ सी विल बी 2/3 विच इज 0.67, और एंगल ऑफ डिविएशन 90 डिग्रीज के इक्वल चाहिए। चेक करते हैं क्रिटिकल एंगल का जो साइन है वो किसके बीच में होगा। साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 मतलब √2/2, √2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.4, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.7। दैट मीन्स साइन सी साइन 45 से जस्ट कम है, तो क्रिटिकल एंगल भी 45 डिग्री से जस्ट छोटा होगा, है ना। और प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था अगर डेल 0 से पाई बाई 2 माइनस सी के बीच में होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के दो पॉसिबल आंसर्स होंगे, बट अगर डेल पाई बाई 2 माइनस सी से बड़ा होगा तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की खाली एक ही पॉसिबल सोल्यूशन होगा। और यहाँ पे तो एंगल ऑफ डिविएशन 90 डिग्रीज दिया, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन 90 डिग्रीज, ये डेफिनेटली पाई बाई 2 माइनस सी, सी इज समथिंग लेस देन 45 डिग्रीज, तो 43 मान लेते करीब, तो 90 माइनस 43, ये डेल डेफिनेटली इससे बड़ा होगा। और अगर एंगल ऑफ डिविएशन इससे बड़ा होगा तो इस केस में आई का खाली एक ही पॉसिबल सोल्यूशन होगा, राइट। ये अपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। और वो एक पॉसिबल सोल्यूशन कौन सा होगा, अगर एंगल ऑफ डिविएशन ये वाले रेंज में लाई करता है
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो एक पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो हमें TIR वाले ग्राफ से मिलेगा और TIR वाले इक्वेशन से मिलेगा, विच इज डेल इक्वल्स टू पाई माइनस 2i, राइट। तो यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करने के लिए डेल इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 2i, ये इक्वेशन अप्लाई कर देते। डेल इज 90 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, तो यहाँ से 2i भी 90 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 45 डिग्रीज। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे TIR होगा एंड TIR की वजह से एंगल ऑफ डेविएशन 90 के इक्वल आ जाएगा, राइट। ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट इन दिस केस, ओके। क्वेश्चन नंबर 32. A point source is placed at a depth h below the surface of water of refractive index mu. Show that the light escapes through a circular area on the water surface with its center directly above the point source. So मान लो ये वाटर का सरफेस है, पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, बाहर एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 ले लेते और पानी के सरफेस से h डेप्थ नीचे, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है और सोर्स से जब रेस सरफेस पे हिट करेगी वो रेस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम ट्रेवल करने वाली, दैट मींस ये जो रेस है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, राइट। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा एंड जैसे जैसे ये रेस और दूर जाके हिट करेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा, लेट्स कॉल दिस पॉइंट A, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा एंड इस केस में जो इंसिडेंट रे होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सरफेस से ग्रेस करेगी, क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 के इक्वल हो जाएगा एंड इसके बाहर जो भी रेस हिट करेगी उन सारी रेस का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, राइट। तो ये सारी रेस TIR एक्सपीरियंस करेगी, दिस रेस विल नॉट बी एबल टू एस्केप द सरफेस। दैट मीन्स अगर इसको मैं एक सेंटर मानूं, लेट्स से दिस इज पॉइंट C, तो जो भी रेस बाहर निकल पा रही वो खाली C से A के बीच में ही निकल पाएगी और इसी को अगर अपन 3D में विजुअलाइज करते तो ये रीजन एक सर्कुलर रीजन बन जाएगा विद C एज द सेंटर एंड CA एज द रेडियस। जो चीज C से लेके A के बीच में हो रही है वही चीज इस सर्कल के सभी पॉइंट्स के बीच में हो रही होगी। अगर यहाँ पे अपन पॉइंट B लेते तो पॉइंट B के बाहर भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बड़ा हो जाएगा एंड सर्कल के पेरिफेरी पे कोई भी पॉइंट ले लो, अगर इसको 3D में विजुअलाइज करते और अगर रे सर्कल के पेरिफेरी के बाहर हिट करता तो उस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होने वाला है, राइट। दैट मीन्स कोई भी रेस इस सर्कल से बाहर एस्केप नहीं कर पाएगी, सारे रेस खाली इसी सर्कल से बाहर निकल पाएगी, राइट। एंड इस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू AC एंड ये वाला जो एंगल है ये भी क्रिटिकल एंगल C के इक्वल होगा। सो इफ वी ऑब्जर्व राइट एंगल ट्राइंगल SCA, इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan of C is equals to radius AC upon depth h। तो यहाँ से रेडियस AC की वैल्यू हमें h इंटू tan of C मिल जाएगी। ऑल्सो साइन ऑफ C का हमें फॉर्मूला पता है, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसिटी, मतलब 1 अपॉन म्यू। तो साइन ऑफ C की मदद से tan ऑफ C निकाल लेते हैं। अगर ये क्रिटिकल एंगल C है तो इसको 1 और इसको म्यू मान सकते हैं, दैट मीन्स एडजेसेंट साइड म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट होगा एंड tan ऑफ C विल बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। तो यहाँ से रेडियस AC हमें मिल जाएगा h इंटू tan ऑफ C, मतलब h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। सवाल के B पार्ट में देखो क्या पूछा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस ऑफ द एरिया ऑन द सोर्स। सो एक्चुअली यहाँ पे हमें रेडियस निकालने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे रेडियस सोर्स पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा C से लेके A तक, इसको अपन रेडियस मान रहे, तो सोर्स पे इसने जो एंगल सबटेंड किया होगा वो एक्चुअली क्रिटिकल एंगल C के इक्वल होगा। तो B पार्ट में हमें बस क्रिटिकल एंगल C निकालना है, राइट। एंड क्रिटिकल एंगल C तो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू के इक्वल होगा। सो B पार्ट का ये आंसर होगा। अपन ने एक्स्ट्रा सॉल्व करके रेडियस भी निकाल लिया, तो अगर सवाल में रेडियस पूछा होता
तो अपन ज्योमेट्री से वो भी निकाल सकते थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 33. A container contains water up to a height of 20 centimeters and there is a point source at the center of the bottom of the container. A rubber ring of radius r floats centrally on the water. तो ये सिचुएशन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले. लेट्स से दिस इज द कंटेनर. कंटेनर में पानी 20 सेंटीमीटर हाइट तक भरा हुआ है, तो ये पानी का सरफेस मान लेते. और ये वाला जो हाइट है ये 20 सेंटीमीटर होगा. एंड कंटेनर के बॉटम के सेंटर पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा है. लेट्स से दिस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज एस. और यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. और कंटेनर के सरफेस पे एक रबर रिंग फ्लोट कर रहा है जिसका रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है. सो लेट्स से दिस इज द रिंग floating on the surface. The ceiling of the room is 2 meters above the water surface. So let's say this is the ceiling. इसका हाइट पानी के सरफेस से 2 मीटर्स दिया हुआ है. दैट मीन्स ये 200 सेंटीमीटर्स होगा. The diagram is not up to scale. Okay, so obviously यहाँ पे 200 सेंटीमीटर्स का जो डायमेंशन है वो 20 से काफी ज्यादा होगा. बट यहाँ पे खाली इंडिकेशन के लिए डायग्राम को ड्रॉ किया जा रहा है. सो लेट्स से ये डायमेंशन 200 सेंटीमीटर्स है. एंड सवाल के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द शैडो ऑफ द रिंग फॉर्म्ड ऑन द सीलिंग इफ r इज 15 सेंटीमीटर्स. r मतलब इसका रेडियस दिया हुआ है. इसका रेडियस इस केस में 15 सेंटीमीटर्स मान लेते. और रिंग का जो शैडो फॉर्म होगा सीलिंग के ऊपर उसका हमें रेडियस फाइंड करना. शैडो का मतलब वो वाली रे ऑफ लाइट जो एक्चुअल में पहुंच नहीं पा रही. एंड वो क्यों नहीं पहुंच पाएगी? क्योंकि रिंग उसको ब्लॉक कर रहा होगा. तो एक रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते जो रिंग से ही पास होती हुई जा रही. तो अगर रिंग नहीं होता तो ये वाली रे यहाँ पे हिट करती और यहाँ पे हिट करने के बाद रिफ्रैक्ट कर जाती. एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सीलिंग पे इस पॉइंट पे हिट करती, राइट. बट बिकॉज ऑफ द रिंग ये वाली रे एक्चुअली सीलिंग पे पहुंच नहीं पा रही, तो यहाँ पे शैडो फॉर्म हो जाएगा. एंड ये शैडो जो है इसका भी शेप सर्कुलर होगा. तो जो शैडो फॉर्म हो रहा होगा उसका हमें रेडियस फाइंड करना. तो यहाँ पे शैडो इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा सर्कुलर शेप का, राइट. एंड शैडो का रेडियस निकालने के लिए हमें ये वाला डायमेंशन निकालना होगा. तो इसके लिए स्नेल्स लॉ और ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं. लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज θ1 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज θ2. सो ये लाइन को ऊपर एक्सटेंड कर दो. ये वाला जो लेंथ है ये हमें पता है स्मॉल r विच इज 15. और ये वाला लेंथ अपन इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं. लेट अस नेम द वर्टाइसेस ABC. सो ट्राइंगल ABC में जो BC लेंथ होगा उसको AB tan θ2 लिखा जा सकता है, राइट. एंड AB हमें दिया हुआ है 200. तो किसी तरह हमें θ2 निकालना होगा. एंड θ2 निकालने के लिए स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं. यहाँ से θ1 भी निकाल सकते हैं. ये वाला एंगल θ1 होगा. ये पॉइंट को P नाम दे देते. तो ट्राइंगल APS में tan θ1 की वैल्यू ऑपोजिट 15 अपॉन एडजेसेंट 20 3/4 के इक्वल होगी. दैट मीन्स θ1 37 डिग्रीज है. एंड अभी पॉइंट A पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 इंटू साइन ऑफ θ1 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ θ2. साइन 37 मतलब 3/5. तो यहाँ से साइन θ2 4/5 के इक्वल आ जाएगा. दैट मीन्स θ2 विल बी इक्वल्स टू 53 डिग्रीज, राइट. सो ट्राइंगल ABC में BC का लेंथ हमें मिल जाएगा. BC विल बी AB tan θ2. AB मतलब 200 एंड tan θ2 मतलब tan of 53. Tan of 53 मतलब 4/3. So BC will come out to be 800/3 centimeters, right? So the required radius of the shadow
ये पूरा जो लेंथ है ये किसके इक्वल होगा? इसको अपन स्मॉल r प्लस BC के इक्वल लिख सकते हैं. सो रेडियस ऑफ द शैडो, लेट्स से कैपिटल R, दिस विल बी इक्वल्स टू 15 स्मॉल r प्लस 800/3, राइट? सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 800/3 मतलब 266.67 प्लस 50, 281.67. ये शैडो का रेडियस होगा, राइट? दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए. नाउ लेट अस सी बी पार्ट में क्या पूछा है. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द शैडो ऑफ द रिंग इज फॉर्म ऑन द सीलिंग. तो यहाँ पे रिंग का जो रेडियस है उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है. तो 15 सेंटीमीटर्स इरेज कर देते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे आर को जैसे जैसे अपन इंक्रीज करेंगे ये वाला एंगल θ1 इंक्रीज होते जाएगा. एंड θ1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? और θ1 एक पॉइंट पे क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाएगा. सो जिस भी पॉइंट पे वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा उसके बाद से TIR शुरू हो जाएगा. बट शैडो को फॉर्म करवाने के लिए TIR नहीं होना चाहिए. शैडो को फॉर्म होने के लिए ये रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, राइट? सो आर की मैक्सिमम वैल्यू पे अपन अज्यूम कर लेंगे दैट ये वाला जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा. और उस केस पे भी जस्ट रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, वहाँ पे रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा. एंड अपन अज्यूम करेंगे कि वहाँ पे भी शैडो जस्ट फॉर्म हो रहा होगा ऑफ इनफाइनाइट रेडियस. क्योंकि जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा उस केस में रिफ्रैक्टेड रे ऐसे ग्रेस करते हुए निकल जाएगी और ये वाली जो रे है वो सीलिंग के ऊपर इनफाइनाइट रेडियस का शैडो बना देगा. ऐसा अपन अज्यूम कर सकते हैं, राइट? सो उसके करस्पॉन्डिंग आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वही इस रिंग का मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस होगा टू स्टिल फॉर्म द शैडो. एंड हाउ विल वी कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल? इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला हमें पता है. साइन ऑफ सी इज म्यू रेरर, क्योंकि इस केस में एयर है, 1 अपॉन म्यू डेंसर विच इज 4/3. दैट मीन्स साइन ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू 3/4. एंड ट्राइंगल APS, इस ट्राइंगल में स्मॉल r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्मॉल r कैन बी रिटन एज इज 20 into tan of c. साइन ऑफ c अगर 3/4 है, इस एंगल को c मान लेते, ये 3 और ये 4, तो ये वाला साइड 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9, मतलब ये √7 होगा. तो tan of c को अपन 3/√7 लिख सकते हैं. So the required maximum radius will come out to be 20 into 3/√7. √7 is 2.65. 20 into 3 is 60. So 60/2.65. 22.6 centimeters. ये फाइनल आंसर आ जाएगा. Approximately, this is the maximum required radius, right, to still form the shadow. Question number 34. Find the angle of minimum deviation for an equilateral prism made of a material of refractive index 1.732, and what is the angle of incidence for this deviation? So देखो, minimum deviation जब भी होता है किसी भी प्रिज्म में, उस केस में अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इन दोनों को सेम मानते हैं. एंड डिविएशन का फॉर्मूला होता है I + E - A. तो मिनिमम डिविएशन के केस में I और E दोनों सेम है, तो ये 2I - A हो जाएगा. दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी रिटन एज del-min + A/2. ऑल्सो एंगल ऑफ प्रिज्म A को सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स R1 + R2 लिख सकते हैं, जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा. और यहाँ पे भी R1 R2 दोनों सेम होगा फॉर मिनिमम डिविएशन. लेट्स से they are equal to R. So that means A will become equals to 2R. So यहाँ से R की वैल्यू अपन A/2 लिख सकते हैं. And I was del-min + A/2. तो अभी इसके आगे अगर अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो 1 into sin I will come out to be equals to mu into sin R. That means mu will be equals to sin I/sin R. Sin I मतलब sin of del-min + A/2 and sin R मतलब sin of A/2. So ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो सबको याद होना चाहिए.
तो अगर ये रिजल्ट हमें याद होता तो अपन डायरेक्टली इसी स्टेप से स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, एंड इसमें सारे वैल्यूज डाल दो। म्यू इज 1.732 मतलब अप्रोक्सीमेटली √3 के इक्वल होगा। डेल मीन हमें फाइंड करना है। इक्विलैटरल प्रिज्म है मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो है वो 60 डिग्रीज के इक्वल होगा, एंड डिनोमिनेटर में साइन a/2 मतलब साइन 30 विच इज हाफ। इस हाफ को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये √3/2 बन जाएगा। दैट मीन्स डेल मीन प्लस 60/2 ये 60 के इक्वल होगा, एंड इसको सॉल्व करने पर डेल मीन 60 के इक्वल आ जाएगा। 2 × 60 120, 120 - 60 ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा, राइट। एंड इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये वाला इक्वेशन यूज कर लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू डेल मीन प्लस a, 60 प्लस a इज आल्सो 60/2, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन suffered by the light ray shown in the figure। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म 4 डिग्रीज दिया हुआ है। 4 डिग्रीज तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, राइट, तो इसको अपन एक थिन प्रिज्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड थिन प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन का अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, म्यू - 1 टाइम्स a। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 1.5 - 1 × 4 डिग्रीज, तो ये आंसर 2 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा, राइट। So guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.